क्वेश्चन मेरा ये है, मैं काफ़ी इधर पेशेंट्स देखता हूँ इधर भी, तो बहुत सारे नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स आते हैं हमारे पास ना, जो सीएमएच में एंटाइटल्ड नहीं होते ना, वो सिविल हॉस्पिटल्स में इतने अच्छा वो उनका ट्रीटमेंट नहीं होता, वो उनको लाहौर रेफ़र कर देते हैं। तो वो लाहौर जाने से पहले ट्राई करते हैं कि जी इधर कुछ काम बन जाए, तो हम उनको वेंटिलेट कर देते हैं, या जो भी ट्रीटमेंट है हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज, यहाँ पे ज़ाहिर है लिमिटेशन है, रिसोर्सेज इतना बड़ा सेटअप तो नहीं है, तो वो उनका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब वो इस सिचुएशन में भी, जब शुरू में तो जोश में वो ले आते हैं बच्चे को कि जी जितने पैसे लगते हैं आप लगाएं, वो 2-4 दिन गुजरते हैं, फिर किसी का मोटरसाइकिल बिक जाती है, कोई हफ्ता गुजरता है, किसी का कोई उधार चढ़ जाता है, तो समझ नहीं आती कि फिर हमारे वो ज़ाहिर है आर्मी के वो एंटाइटल्ड नहीं होते, एडमिन वालों ने तो चार्जेस लेने हैं, हॉस्पिटल चार्जेस, वेंटिलेटर चार्जेस, जो भी। अब वो इस सिचुएशन में भी वो इतने मजबूर हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं ठीक है जी इसको वेंटिलेटर से उतार दें या बस हमें फिर रेफ़र कर दें, तो बस हम नहीं कर सकते अफोर्ड। अब ये बहुत ही एक मेरे लिए फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन हो जाती है, स्पेशली कोई अगर ट्रीटेबल कॉज ट्रीटेबल है, हो या आपको इम्प्रूव होता नज़र हाँ आ रहा हो। लगे कि जी 2-4 दिन और ये ठीक हो जाए। अब कहने को सर तो मेरे पास भी बहुत हैं, अल्लाह का शुक्र है, तो लेकिन अब कितने पेशेंट्स को बंदा इस तरह किया करे और क्या किया करे। मैं तो इस उसमें जो है ना, इस डायलेमा में काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि क्या किया जाए। कुछ इतने मजबूर होते हैं, कहते हैं जी बस जो भी है बस अभी आप वेंटिलेटर से उतार दें, अभी साड़ी बात हो गई है। आपने तो सिविल सेटअप में आईसीयू चलाए हुए हैं, तो वहाँ पे तो खैर वो तो चार्जेस तो नहीं होते वहाँ पे उस तरह जिस तरह, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया करें सर? हमारे पास तो ये सिचुएशन होती थी और अभी भी है। मैं अब आईसीयू में तो नहीं जाता। लाहौर के जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स के आईसीयूज़ हैं, वहाँ पर पेशेंट 5 दिन 10 दिन में अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक स्टे करने के बाद कंगला होके वो इन सरकारी हॉस्पिटल्स के आईसीयू में लैंड करता है। बिल्कुल। या वहाँ के डॉक्टर्स खुद उन्हें गाइड करते हैं कि अब आप सरकारी अस्पताल में चले जाएं, हाँ या जी अरेंज कराने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल। या हमारे पे प्रेशर भी डालते थे, या उन्हें गाइड करते थे कि फ़लाँ से कहलवाओ, फ़लाँ से करो, ऐसे करो, वैसे करो। बल्कि आजकल भी मैं कल ही एक पेशेंट देख रहा था, तो मैंने अभी राउंड ही शुरू किया। उसका HIV पॉजिटिव, साउथ अफ्रीका से आया वो, HIV पॉजिटिव, वहीं से उसने लिया, और थोड़ी सी हिस्ट्री एक्सप्लोर करने पे, मतलब वो थोड़ा सा यंग मैन, तो थोड़ा लेम सा एक्सक्यूज़ बनाने की कोशिश कर रहा था कि असल में मैंने वहाँ की औरत से शादी की थी। तो मेरी चूँकि आदत है बड़ी डिटेल से हिस्ट्री लेने की, इवन राउंड पे भी, तो मैं पूछ लिया कि अच्छा शादी को कितनी देर हुई है। उसने कहा कि 6 माह। उसके मैंने कितने बच्चे हैं ना, तो कहता अभी बच्चा नहीं है। मैंने कितनी देर हुई शादी के? 6 माह हुए हैं। मैं क्या वो अफ्रीकन है, गोरी है, कौन है? कहता हाँ वो जिसे आप लोग काले कहते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा भाई फुल ब्लोन एड्स है आपको? और कहता जी मुझे पता है। मैंने कहा आप के जो मैं रिकॉर्ड देख रहा था पिछला भी उसका, मैंने कहा ये तुम्हारा तो 3 साल पहले पॉजिटिव है। तो कहते जी जब इतनी देर से गया हुआ था तो इंसान से गलतियां हो ही जाती हैं। मैंने कहा जी मैं ये नहीं कह रहा, मैं आप उसे असेस कर रहा था कि क्या चक्कर किया पेशेंट, क्योंकि जिस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा, जब वो नए नए आते हैं ना प्राइवेट सेटअप से, इधर ये भी मैं आपको बताऊँ, अब सरकारी अस्पताल में वो वही फैसिलिटीज़ मांग रहे होते हैं, वही सेटअप, और उनके एतराज़ात डॉक्टरों पे, नर्सेज पे, बेड्स पे, हर चीज़ पे वो फ़िलहाल वो होते हैं। बिल्कुल। तो उसने राउंड के शुरू में बड़ा एरोगेंटली कुछ क्रिटिसाइज़ किया, तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा हाँ मैं सुन ली उसकी बात। रिकॉर्ड देखना शुरू हो गया, बच्चे मुझे हिस्ट्री सुनाई जा रहे थे। बहरहाल रिकॉर्ड से पता चला कि
उसको पिछले 3-4 माह से बुखार हो रहा था, यरकान हो गया हुआ था, यरकान बढ़ता जा रहा था। साउथ अफ्रीका से वो यहाँ आ गया। यहाँ आके वो बहुत बड़े एक प्राइवेट सेटअप में वो गया, तो उन्होंने वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बना और सारा वो वर्कअप हुआ वहाँ पे। वर्कअप होने के बाद पता चला कि पेंगिटाइटिस भी साथ हुआ है और बेसिकली वो ट्यूमर पड़ा हुआ था, उसके ट्यूमर लाइक सिचुएशन थी ड्यूडिनम की पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 आगे जो जजनम तक। तो मोस्ट लाइकली लिम्फोमा भी साथ था, बोन मैरो भी इन्वॉल्व हुई हुई थी, HIV तो था ही था, ऑब्स्ट्रक्शन उधर से थी। अब वो लाहौर के उस प्राइवेट हॉस्पिटल में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट ने उसको एक्सटर्नल ड्रेन डाली CBD में। सही, ठीक है, उसका उन्होंने 2 लाख ले लिया। ठीक, प्रोसीजर तो बड़ा अच्छा है। वो बिलरुबिन उसकी 25 से आई 11 पे। उससे मैंने पूछा कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ा इस प्रोसीजर से। उसने कहा कि डॉक्टरों ने कहा है कि रिपोर्ट बेहतर हो गई है। मैंने कहा रिपोर्ट तो बेहतर हो गई है, और मुझे बार बार कह रहा है कि ये इतना महंगा हमने ये डलवाया है, तो ये आपके डॉक्टरों को यहाँ पे इसका ख्याल ही नहीं है। तो किसी को पता ही नहीं है, जो नहीं वो आके मुझे पूछता है कि ये क्यों डाला हुआ है, ये क्या है। तो उसने बहुत बड़ा प्रोसीजर करवाया हुआ था। मैंने खैर वो बच्चों को गाइड भी किया, बताया भी, अपना भी जो भी, मैं उसका सारा रिकॉर्ड देखते हुए उसमें मैंने देखा अब तो उसका गैस्ट्रोस्कोपी बाद में हुई भी थी, लेकिन ERCP की कोशिश नाकाम थी, लेकिन वो सरकारी हॉस्पिटल में थी। अच्छा, ठीक है, और डिस्चार्ज स्लिप जो थी उसकी डेट्स के मुताबिक वो प्राइवेट सेटअप में ही था, लेकिन उस डेट के दौरान वो सरकारी हॉस्पिटल में उस पर गैस्ट्रोस्कोपी, उस पर ERCP की ट्राई, स्टेंट डालने की उस स्ट्रक्चर में CBD के, वो हो चुकी थी सरकारी में। और एक और सरकारी हॉस्पिटल से उसके MRI और CT ट्राइफेजिक CT और ये वो वहाँ से हुए हुए थे, लेकिन एडमिट वो वही था। तो मैंने उसे कहा कि एडमिट आप वहाँ थे, तो आप इसी हालत में उन हॉस्पिटल्स में प्राइवेट से जाते थे और ये सरकारी में। कहता है डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर साहब जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले थे उनकी तारीफ़ कर रहा है, वो कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। ठीक है, उन्होंने खुद हमारे रिक्वेस्ट करके फ़लाँ हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में फ़लाँ डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करके तो हमारी गैस्ट्रोस्कोपी और ERCP कराई। और देखें जी, प्राइवेट अस्पताल का कौन सा बंदा अपने पैसे छोड़ता है, वो हमसे प्राइवेट पैसे ले लेते, वो खुद कर लेते। तो वो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा कोई नहीं, तुम सरकारी करा लो। और वहाँ उन्होंने अपने दोस्त को किया और वो दोस्त ने कर दिया हमें ओब्लाइज। वो हमारी किस्मत है, वो स्ट्रक्चर में स्टैंड नहीं डाली। मैंने कहा मेरी एक बात बताओ, अब उसी हॉस्पिटल में जहाँ तुम्हारा ये सारा प्रोसीजर हुआ है, वहाँ पे तुम्हें दाखिल क्यों नहीं किया गया? तुम वहीं पे दाखिल भी हो जाते, आगे वो उनके दोस्त थे ना, बिल्कुल, वो तुम्हें वहाँ रख लेते। अब तुम यहाँ आए हो, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास आजकल, हमारे पास जो है ERCP फ़िलहाल वर्किंग कंडीशन में नहीं है, और दूसरा ये कि हम HIV पॉजिटिव पे रिस्क नहीं लेंगे। बिल्कुल, वो मुझे आगे से कहते हैं कि यही तो मेहरबानी उन्होंने की थी, समझ उसे सारी थी। तो मैंने कहा फिर वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब की आप तारीफ़ फरमा रहे हैं, उन्होंने असल में अपनी स्कोप को HIV के साथ इन्फेक्ट नहीं किया, और सरकारी अस्पताल की वो स्कोप यूज़ हो गई जो आगे भी लोगों पे यूज़ हो गई, और उसको पता ही नहीं किसी को कि जी ये। ठीक है, तो वो आपका तो यारी दोस्ती में हो गया, तो पैसे भी नहीं आपको देने पड़े, और वहाँ से अब आपको छुट्टी कर दी गई है क्योंकि अब आपके पास पैसे नहीं है, और डायग्नोसिस भी आ गया लिम्फोमा, ठीक, उधर से HIV। प्लूरल फ्लूइड उनका एक ड्रेन हुआ था, उसमें क्रिप्टोकोकस। ठीक है, तो मैं क्या, बच्चे यहाँ आ गए हैं हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं ये हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। सही, अगर आप आ गए हैं 100 बिस्मिल्लाह, हम तो डिनाई नहीं कर सकते, सरकारी सेटअप है।
चार्ज भी आपसे कुछ नहीं किया जाएगा, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये कंप्लेनिंग एटीट्यूड जो है ना, ये ना करो। कि मैं आप लोगों को बताऊँ, जो जमादार आपका यूरिन बैग खाली कर रहा होता है, या आपके अटेंडेंट का, आपके पेशेंट का, सरकारी हॉस्पिटल में, आप खुद वो खाली करने पे तैयार नहीं होते। अपने बाप का यूरिन बैग, या अपने भाई का, या अपने किसी नियर एंड डियर रिलेटिव का, चे जाए के एक पूरी वार्ड के 20-25 मरीजों के यूरिन बैग्स को खाली करना, उस इंसान को भी बू आती है। बिल्कुल ऐसा ही, उसको भी इन्फेक्शन हो सकती है। ये बड़ा हम्बल आदमी काम कर सकता है, चाहे उसको भूख ने हम्बल किया हुआ है, चाहे उसको किसी और ज़रूरत ने किया हुआ है। लेकिन अल्लाह सारी इबादत का निचोड़ क्या मांगता है? आजिज़ी। ये जो वार्डों के जमादार होते हैं ना, इनसे आप दुआ नहीं ले सकते ना, तो इनसे पंगा ना लिया करें जब आप इन अस्पतालों में जाते हैं, बल्कि इनको प्यार से पेश आया करें। अगर आप 10-20 रुपये ने दे भी देते हैं, या कोई फल ऑफ़र कर देते हैं, या कोई जूस ऑफ़र कर देते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप उन्हें डांट डपट लगा रहे हैं और यूँ शो कर रहे हैं कि जैसे वो आपके बाप के मुलाजिम हैं। आपके HIV वाले बैग को भी वो बगैर किसी ग्लव के, उनके पास कुछ नहीं होता, वो भी खाली करें। और खाली करते हुए आपने उसे डांट भी लगा दी है कि तुम इसे आम यूरिन बैग समझ रही हो, ये हमने इतने लाख में लगवाया, इतने लाख में किया है। आप UK में जाके UK के किसी सिटीज़न को, या उनके इसी तरह के किसी वर्कर को 2 लाख रुपया दे के ना, वो बैग एक बार खाली करवा के दिखा दे बगैर ग्लव्स के, सवाल ही पैदा नहीं होता सर। और ये तो वो पेशेंट है जिसका HIV पॉजिटिव है। मैं अपने डॉक्टर से कह रहा था, अब जूनियर से, कि बेटा आप इधर लिख के लगा देते हो HIV पॉजिटिव या BC वायरस पॉजिटिव, टेक एवरी अदर पेशेंट एज पॉजिटिव, बिल्कुल, टेक योर मैक्सिमम प्रिकॉशंस। इसका तो पता चल गया ना, कईयों का तो सिर्फ पता चल गया है। और जो अभी इंक्यूबेशन पीरियड में है, दरमियान में है, वायरल लोड कम है, आपको क्या पता है? बिल्कुल। रिसेंटली मुझे पता चला है कि क्रॉस मैचिंग करते ही, मतलब वो जो स्क्रीनिंग कर रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की, वो जिन किटों से हो रही है, वो ओनली सेंसिटिव 70% सेंसिटिव है। मजबूरी का नाम शुक्रिया, ठीक है। और क्रॉस मैचिंग तो की नहीं जाती, ग्रुप्स देखे जाते हैं। बिल्कुल सर, अभी तो द हार्ड ट्रूथ्स ऐसा ही है। अभी ये इसी वीकेंड पे ये PPA की कॉन्फ्रेंस चल रही है, वो भी मैं अटेंड कर रहा हूँ। 3-4 दिन की है। तो उसमें पीड्स पेशेंट्स जो हैं HIV पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं सारे प्रोविंसेस में। वो कहाँ से आ रहे हैं? वर्टिकल ट्रांसमिशन है, वर्टिकल ट्रांसमिशन है, वहाँ से आ रही है। और कुछ जो है इंजेक्शन, जो सिंध में स्पेशली वो जो एक ही सिरिंज से सबको टीके लगाए जा रहे हैं, जो प्राइवेट GPs और प्राइवेट जो वो हैं, तो उसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। माएँ ले रही हैं, बाहर से अब्बे आ रहे हैं HIV लेके, माँ को हो रहा है और माँ से फिर बच्चों में आ रहा है। ज़्यादा तो ये रूट है जो मैंने अभी तक देखा है। आप लोग पीडियाट्रिक्स में शायद आप लोग एक्सप्लोर करें तो यही रूट ज़्यादा निकलेगा। और दूसरे नंबर पे IV ड्रग अब्यूज़र जो बाप हैं या माँ हैं, वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्लस सेक्सुअल परवर्शंस भी अगर उसमें आ जाती हैं, और फिर बच्चों में आ रही हैं। तीसरे नंबर पे ये शायद होंगे क्वैक्स, बिल्कुल, जो सिरिंजेस अगर मिसयूज़ कर रहे हैं, या एक सिरिंज से बाकी लोगों को टीके लगा रहे हैं। मैं अपने फोरम से ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन देता तो रहता हूँ। जनरल लोग जो भी किसी गांव में बैठे भी सुन रहे हैं, अब लोगों को पता तो है कि नई सिरिंज खुलवानी है हर बार अपने सामने, लेकिन बहरहाल हमारे अंदर ही हमारे भाई बंद हैं जो यूज़ सिरिंजें बंद भी कर लेते हैं। कई बार बंद सिरिंज में ब्लड नज़र आ रहा होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो हुआ होता है ना। तो अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे, लेकिन ये चीज़ें फैल रही हैं तेज़ी से। अल्लाह
रहम करे। चलें, आपसे डिस्कशन में कुछ मेडिकल इंफॉर्मेशन भी पास ऑन हो गई है कौम को। खैर, आपसे आगे जो साहब बैठे हैं इन्हें दे दें। आप भी काके बड़ी देर बाद नजर आए हो। सर वालेकुम सलाम। 3 साल बाद, 2 साल बाद, साल बाद? कहाँ 1 से? साल बाद 1 साल बाद। कहाँ चले गए थे? सऊदी अरब। क्या नाम है? अलीम अख्तर अलीम जी। सऊदी अरब कहाँ चले गए हो? दमाम। दमाम में। अच्छा, और अभी आए होगे अहमद की शादी पे? वलीमे के बाद आया 2-3 घंटे बाद। वलीमे पे भी 2-3 घंटे बाद पहुंचा है। मैं तो बड़ा खुश हुआ था कि चलो मेरी रिप्रेजेंटेशन हो गई है अहमद शकील के वलीमे पे, चल तू ही पहुंच गया। कागज नहीं थे सर। तू भी लेट आया जी। 2-3 घंटे। कागज सऊदीया से आने के नहीं जी, थे? इकामा नहीं इकामा नहीं अभी तक बना हुआ था? जी। तो फिर अब बन गया या रिस्क ले आया? नहीं, अब हो गया। हो गया था। जी। चलो शुक्र है, वापस जा सकता है। जी। बड़े जालमों ने 2-3 घंटे गुजार के उसके वलीमे से तुझे। अच्छा, 20 की फ्लाइट थी तो हुआ ही नहीं, फिर आगे करवाई 27 की। वैसे तो आप शकरगढ़ के नहीं हो? जी। तो किस ठरक में तू आ गया फिर इधर? क्या मिलता है यहाँ पे? हैं? वहां पे भी तू आगे दरवाजे में खड़ा रहता होता था। जी। वो दुआ करा रहा है आगे। जी। चलो, कोई नई चीज़ जो हमारे साथ शेयर करो। कितनी देर हुई है दमाम गए हुए? 1 साल सर, 1 साल साल बाद हो गया है। 12 महीने 1 दिन बाद वापस आ गया हूँ। 12 महीने और 1 दिन के बाद। तो उम्रे पे गए या मदीना शरीफ गए या अभी इकामा तक नहीं था, फिर इकामे के बगैर नहीं जा सके? सऊदी अरब में होते हुए मदीना मक्का नहीं जा सके? नहीं जा हैं? सका। चल अब जाएगा। मदीना जाना की चाहत थी ज़्यादा, चाहत थी। नहीं जा सका। चल अब जाएगा तो चला जाएगा। मिल के ना गया तू? बता के नहीं गया? मैसेज किए थे सर मैंने आपको। मैसेज मैं कहाँ से देखूँ? ठीक है। अच्छा, बताया भी था अदर सर्विस में आपको, आपने बोला था ठीक है जाओ अच्छा मुझे बताया भी था। काम करो जाके। जी। पता नहीं फिर तू जाके तो फिर मेरी जान नहीं रोंदा आएगा कि सर ने तो क्या सी जाओ तो इतने कितने फस गए आके। भाई उन्होंने कोई मंत्र नहीं चलते। जी। हाजा शेख हूँ 124 पैगंबर होते उन्होंने चलन देते थे। जी। बहुत मुश्किल है। वो डाडी कौम है भाई। जी। सरकार दो आलम को भेजा गया वहाँ पे। बहरहाल फिर भी उन्हीं में से बड़े ज़बरदस्त लोग भी निकले। जी। सरकार ठीक सही है। दो जी इधर माइक वापस आपके। एक सवाल हाँ हाँ जी जी पूछें। वो अभी आप बात कर रहे थे ना 30-35 साल की एज तक जो एरोगेंस में गुजारते हैं। 30-35 साल की एज तक जो एरोगेंस में गुजारते हैं वो बाद में खज्जलियाँ मुँह की खानी पड़ती है उनको। जो अकड़ के गुजारते जी। हैं एरोगेंस में जो 30-35। हाँ जी, मेरे तजर्बे में ये आया है कि जो लोग मैं ये स्वीपर्स की बात आपको कर रहा हूँ। मैं आईसीयू में, वो डॉक्टर शाहिद कह रहे हैं ना कि आप आईसीयू में रहे हैं तो इतना आपका तजर्बा है। अब तजर्बे में क्या इस कौम से शेयर करूं, या अपने पेट से कपड़ा उठाओ तो अपना पेट ही नंगा होना है। मेरी कौम है, मेरा ही आईसीयू है, मेरे ही मरीज़ हैं। लेकिन मैं ये देखता था एरोगेंस वाइज भी बड़े बड़े सीरियस पेशेंट आते थे। मैंने चूँकि लाहौर में इत्तेफाक हॉस्पिटल के भी काम किया, अमार के आईसीयू में भी काम किया, फजल कार्डिक्स में भी, डॉक्टर्स हॉस्पिटल कामरान साहब 2-3 बार मुझे पकड़ के ले गए जब स्टार्ट हो रहा था। और ये शाह साहब, आइए शाह साहब जो शेयर होल्डर्स थे शुरू के डॉक्टर्स हॉस्पिटल के, नहीं तो हमारे साथ काम करो और सारा। मैं खैर उसके बाद सऊदीया चला गया। वहाँ वन ऑफ द लार्जेस्ट आईसीयूज़ था 150 बेड का, जो शमेसी हॉस्पिटल है वहाँ का, म्यो अस्पताल कह लो, रियाद सिटी का। फिर उनका जो मिलिट्री हॉस्पिटल है उसमें, फिर एक और था हॉस्पिटल उनका मेन। 3 आईसीयूज़ में वहाँ मैंने काम किया 2 सालों में। तो वो मल्टीपल आईसीयूज़ का जो भी मेरा तजर्बा था, और यहाँ पे आके फिर बिल्कुल ही पब्लिक सेक्टर सरकारी आईसीयू जब मैंने शुरू किया तो ये चीज़ें वहाँ मैंने देखी, पहले भी देखी थी। पहले भी आईसीयूज़ में मैंने इत्तेफाक में भी ये नोट किया था कि जो मरीज़ या उनके अटेंडेंट बड़े एरोगेंस में होते थे। उस वक्त लाहौर में इत्तेफाक ही होता था 90s में, अर्ली 90s में ना, प्राइवेट सेटअप में। बाद में ये दूसरे हॉस्पिटल भी एड अप होते गए। लेकिन उस वक्त सारी यूँ कह लो कि एलीट क्लास या पैसे वाले या पावरफुल लोग वहीं आते थे। उनमें जो लोग हम्बल होते थे उनका मरीज़ उतनी जल्दी ठीक होता था, और जितने एरोगेंट होते थे
पर्टिकुलरली जो नर्सेज के साथ या स्वीपर्स के साथ या वार्ड बॉयज़ के साथ एरोगेंस दिखा रहे होते थे, वो उतना ज़्यादा ट्रैप हो जाते थे किसी ना किसी नई कॉम्प्लिकेशन और प्रॉब्लम में। सर जिन्होंने अभी तक गुजार ली है और उनको अब आज पता चला है, वो आगे क्या करेंगे? वो आगे भी हम्बल हो जाएं, हर वक्त खौफ खुदा में रहें, आजिज़ी में रहें, ठीक है, अल्लाह की खातिर अल्लाह की मखलूक से मुखलिस रहें, आजिज़ रहें, तकब्बुर में ना आए, बेगरज और बेलौस प्यार बांटे, इससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। बात बन जाएगी, बात बनती ही बनती है, ये तो शक है, ये तो शक है, वो बनती ही बनती है। और इन हॉस्पिटल में आके मैंने मज़ीद ये देखा, इत्फाक ये जब मैं सर्विसेज में आया, सूरह रहमान तो लगानी शुरू की, मरीज़ों को गाइड भी करना, उनमें से कई मरीज़ों ने बहस बड़ी करनी या उनके अटेंडेंट्स ने, पुअर क्लास में भी बड़े बड़े आलिम फाजिल लोग होते हैं, लेकिन उनमें भी एरोगेंस कईयों में बहुत होती थी। स्वीपर के साथ बहुत बदतमीज़ी कर रहे हैं, उनके नज़दीक वो चूड़ा है, या नर्सेज से मिसबिहेव हो रहा है। तो मैं उन लोगों से ये कहता होता था कि जिसका बहुत सीरियस पेशेंट होता था ना, या जो बंदा नतीजा आप सामने देख रहा होता था या एक चीज़ नज़र आ रही होती थी, तो तड़प रहा होता था अपने पेशेंट के लिए, बहुत ज़्यादा दुखी या कुछ भी ऐसा हम बताइए, तो मैं कई बार कहता था कि ये जो स्वीपर है ना, इसको प्यार से खाना खिलाओ ला के कुछ, ठीक है। जिस वक्त ये सारा काम वार्ड का ख़त्म कर लेगा ना, तो एंड में इसको खुद ऑफ़र करना है, इसके साथ बैठ के बाहर वेटिंग लाउंज में, बहुत बड़ा बाहर हमारे हॉल था खाली, मैं वहाँ बैठ के तो खाना खिलाना या बर्गर लाना, जैसे कहना यार आजा, ठीक है, इससे नफ़रत ना करना, या इसको फल ला दो या इस फल में से इसको हिस्सा दो या कुछ करो, तो इसको तुमने ये नहीं कहना कि दुआ करो। तो उन्हें हैरान हो के मैं देख रहा डॉक्टर साहब तुसी दुआ कर दो, सुनिया थोड़ी बड़ी है, तो मैं कि यार जो मैं कह रहा हूँ वो कर लो। एक बंदा रोज़ी रोटी की खातिर 15 मरीज़ों के 10 मरीज़ों के यूरिन बैग और पैम्पर्स उठा रहा है, डिस्पोज ऑफ कर रहा है, और उस पर वो अपने अल्लाह से शिकवा नहीं कर रहा कि मेरी तूने टट्टी पे ड्यूटी लगाई हुई है, रोज़ी मेरी रिस्क इस पे लिखा हुआ है, और ना उस चीज़ से नफ़रत कर रहा है, ना उससे खौफ खा रहा है, और जिन लोगों का गंद वो साफ़ कर रहा है वो उल्टा उसको उससे नफ़रत भी कर रहे हैं, उससे परे भी कर रहे हैं, उसे दफ़ा भी कर रहे हैं, उसके सलाम का जवाब देने, उसके हैंड शेक करने पे तैयार नहीं है, और वो स्टिल अगले दिन फिर वही काम कर रहा है, ठीक है। उसको जो तनख्वाह मिलती है, अगर आपको पता चले ना, तो आप वैसे ही शर्म से डूब मरे। आपको कम से कम उतने पैसे को कहे ना कि महीने के ले लें, और आपने अपने अब्बा जी का बैग दिन में 3 बार यूरिन का खाली करना है, तो आपने दूसरे दिन घर वालों से फड्डा ले लेना है कि तीनों टाइम मैं नहीं कर सकता, एक टाइम कोई और करे, अम्मा करे, फलां करे, ठीक है। अपने बाप का भी मैंने देखा हुआ ना। तो उस बंदे को जिस वक्त वो 20 बैग खाली करके या पैम्पर्स डिस्पोज ऑफ करके, और उसके पास साबुन भी नहीं है, हाथ साबुन धोने के लिए, और आपने अपना साबुन देना नहीं है उसको, ठीक, आप लोगों वाले वॉश बेसिन पे वो हाथ भी नहीं साफ कर सकता, और अगर आप उसको साबुन ऑफर करते हैं अपना ही, तो कहते भाई ना आप तो बोलते अंदर और रोटी खाइए, वो चौंक जाएगा, ठिठक जाएगा। लेकिन अगर उसको बड़े प्यार से बिठा के आप साथ खाना खिलाएं कि यार मैं भी थक गया था, मुझे लगता है तुम ही थक गया होगा, खाना खा, बोतल पी, बर्गर खा, आप उसे ना कहें वो दुआ करे, उसकी दुआ निकलेगी और ठक लगेगी आपको जाके। आपकी उस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत आपका वो जो प्यारा अब्बा या बहन या भाभी या अम्मी पड़ी हुई है, उसमें ड्रास्टिक चेंज ना आए तो मुझे पकड़ लेना। डॉक्टर साहब मुझे पूछ रहे थे कि सर गाइड करें क्या करना है, तो इन हॉस्पिटल्स में ये मसले रहते थे, ठीक है।
मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि 2011 में मैंने पैजोसिन एक ड्रग है, वो उस वक़्त आई थिंक 1500-1600 का टीका था, वो उसी नाम से गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड हो रहा था ग्रीन सी पैकिंग में। वो हम आईसीयू में लगाते थे, मरीज का बुखार भी नहीं उतरता था। तो मैंने उसको यूज़ किया हुआ था सऊदीया में भी, इत्तेफाक में भी, और मुझे बड़ी पसंद थी वो एंटीबायोटिक आईसीयू सेटिंग में। एक जरासीम होता है सूडोमोनाज, अब आईसीयू का जो सूडोमोनाज होता है वो बहुत गंदा होता है। इसी तरह एक क्लेबशेला होता है। मेरे साथ जिन डॉक्टर्स ने काम किया, मेरी लैंग्वेज उनके साथ ये होती थी कि मतलब कभी कभार मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट क्लेबशेला अगर आता था ना, तो मैं उसे कहता था कि यार ये वाली एंटीबायोटिक लगा दो, या उन्होंने कई बार कहना, ज़्यादातर मेरे जूनियर्स कहते थे कि सर ये ऑलरेडी एंटीबायोटिक जा रही है, आपने यही शुरू करवाई हुई है, लेकिन पेशेंट तो बेहतर नहीं हो रहा और ये कल्चर में ये आ गया, यही सेंसिटिव है। मैं कह रहा था कि क्लेबशेला मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट क्लेबशेला जो है, ये वाहिद बाग है जिससे मैं नहीं जीत सका कभी आईसीयू में। ठीक है, अगर उसके सेप्सिस के साथ, सीवियर सेप्सिस डीआईसी स्टेज के ऊपर जो पेशेंट आ जाता था, तो वो नई एंटीबायोटिक हमारी काम करती थी गवर्नमेंट सेटअप में। ठीक है, इन सेटअप्स में मैं देखता था कुछ दवाइयाँ काम करती थी। सूरा रहमान तो मैं पहले ही कर रहा होता था, लेकिन कई बार होता था कि मरीज़ ही नहीं सुनने पे तैयार होता था, घर वाला नहीं सुनने पे तैयार होता, तो वो एक अलहदा रेमेडी थी। लेकिन जहाँ तक डॉक्टरी थी, जब मैं अपने बच्चों के साथ जिन्हें ट्रेन करना था जिन डॉक्टरों को, मैं पूरी ऑनेस्टी से उनसे एलोपैथिक राउंड करता था और एलोपैथी डिस्कशन होती थी। मेरी ये डिस्कशन उनसे रहती थी कि यार ये क्लेबशेला नहीं हारता, या मैं ही हारता हूँ इससे सारी दवाइयाँ देने के बाद। तो सूडोमोनास पे कम से कम ये बड़ा अच्छी थी टैजोसिन। अब मुझे साल डेढ़ हो गया टैजोसिन यूज़ करते हुए, मैं हर मरीज पे वो कल्चर में भी पॉजिटिव आ रही है, वहाँ इफेक्टिव नहीं है, डोज भी फुल दे रहे हैं सारा। तो मैंने एक दिन वो मेडिकल रैप आया तो मैंने उसे पकड़ लिया। मैं कह यार ये क्या चक्कर है, ये तुम लोग ही प्रोवाइड कर रहे हो, कंपनी भी तुम्हारी बड़ी मशहूर कंपनी, बड़ी कंपनी। तो मैंने कहा यार ये टीका तुम लोगों का है और ये चक्कर क्या है। मुझे कहता है सर ये बाहर है 1700 का, 150 में अगर हम अपना नाम यूज़ करने दे रहे हैं तो इतना काफ़ी नहीं है। बाकी हमें यही कहा गया है कि पानी लाओ तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ की लगे। और जब मैंने हायर अप से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपका काम है अच्छी तशखीस करना, मरीज़ की केयर करना, जूनियर्स को ट्रेन करना, पेशेंट्स को सेटिस्फाई रखना। ठीक है, आप बल्कि मरीज़ों को, हमें भी बल्कि बताएं फिर आपके आईसीयू का पूरे पंजाब में आपके बेस्ट रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। ऑब्वियसली सूरा रहमान से आ रहे हैं, तो डॉक्टर साहब आपकी तो बात साबित हो रही है कि सूरा रहमान से ठीक हो रहे हैं मरीज। बाकी ये दवाई है या नहीं है छड्डो परे, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, और ये एक ऐसे बंदे के वर्ड्स थे जिसकी हैंड राइटिंग से लेके उसकी पर्सनैलिटी तक एज ए टीचर या एज ए सीनियर में बड़ी रिस्पेक्ट करता था। लेकिन चूंकि अब वो एडमिन की एक हायर पोस्ट पे बैठा हुआ था, और उसने फिर मैंने मैरोनाम का इंजेक्शन है लास्ट एंटीबायोटिक इन आईसीयू ऑल ओवर द वर्ल्ड फिलहाल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, उससे ऊपर एंटीबायोटिक अब नहीं है फिलहाल। आखिरी उम्मीद, आखिरी हथियार हमारा एटम बम कह लो आईसीयू। पाकिस्तान में तो खैर रुल गई है। आ गई नहीं, अब हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। अब आ गई।
अब आ गई। तो एक दिन लोकल परचेज पे इंजेक्शन आए, 2 पेशेंट्स पे लगने थे। हम उनके ऊपर डेट, जब वो खाली होते थे मैंने ऑर्डर्स जारी किए होते कि इसके ऊपर साइन करने हैं, डेट डाल देनी है, खाली जो टीके हैं वो मैं अगले दिन देखूंगा। क्योंकि सरकारी अस्पताल में ये भी बड़ा मसला होता है कि टीका चार्ट पे लग गया है, और इस तरह का जो बाहर से महंगा टीका आया 2000 का वो टीका, दिन में 3 लगने थे, तो वो किसी की जेब में चला जाता है और वो बाहर जाके वापस बिक जाता है। तो इसलिए मैं ये कहा होता था कि मुझे खाली शीशियाँ अगले दिन राउंड पे 3 चाहिए कि मेरे मरीज को 3 बार टीका लगा है, ठीक है, और उसके ऊपर डेट लिखी जाए ताकि अगले दिन फिर वही शीशियाँ ना मुझे दिखा दी जाएं, फिर वो डिस्पोज ऑफ की जाएंगी। तो ये सारा सेटअप था अपनी तरफ से करप्शन बचाने का। तो मुझे मेरे क्लासेस ने जो है राउंड पे कहा कि सर वो आप अब बताएं इसका क्या करना है। मैंने कहा क्या करना है। तो उन्होंने मेरे सामने इंजेक्शन्स रखे, वो ऊपर से उनकी सील बंद थी, वो जहाँ से नीडल अंदर डालनी होती है वो जगह खुली थी, नीडल मार्क नज़र आ रहा था, और अंदर 2-3 के अंदर जो उन्होंने पाउडर के अंदर जो पानी या सेलाइन डाला, तो वो तीनों टीकों का एक ही कंपनी के टीके, मेरानेम के, और उनका रंग डिफरेंट था, जो सोल्यूशन बना वो रंग डिफरेंट था। और बाकी 2 जो थे उनका पाउडर वैसे ही था, उनमें पानी नहीं था, उन पे डेट भी लिखी हुई थी 3-4 दिन पहले की। हमने वो डिस्पोज ऑफ करने भेजे थे, वो हमारे ही साइन हुए हुए थे, उनके अंदर वापस पाउडर था, ठीक है, और ऊपर सील भी थी, लेकिन जो रबर का ढक्कन था उसमें सुई का निशान नजर आ रहा था पिछली का। उन्होंने कहा कि सर ये आपने तो बड़े बंदोबस्त किए हैं कि गिन के शीशियाँ खाली दो, फिर उन पर साइन किए जाते हैं, फिर वो डिस्पोजल के लिए भेजी जाती हैं। तो अब ये हमें एलपी में वापस ये मिले, अब इनका क्या करना है। हमने मरीज को नहीं लगाए, जो 2-3 तैयार किए थे उनके रंग ही डिफरेंट हैं, अंदर पता नहीं क्या पाउडर है। ये पाउडर रीफिल हुआ है क्योंकि शीशियों के ऊपर साइन हुए हुए हैं हमारे ही 2-3 दिन पहले के, खाली शीशियों पे, उन पे वापस कॉक लग गया, उनके ऊपर सील भी लग गई है, अब वो वापस आ गए हैं। अब क्या करना है। हम वो सिरिंजेस वो लेके सीनियर्स के पास चले गए, हायर अप्स के पास। उन्होंने फौरन एक कमेटी बनाई, ठीक है, कमेटी ने, ये जुमे के दिन का वाक़या है, कमेटी ने कहा कि ठीक है तुम लोग कल सुबह, आप जो भी हम 2 सीनियर लड़के थे, तुम लोग कल आके केस पुट अप करो। सुबह जब गए तो जो सीनियर्स हमारे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा क्या मसला है तुम्हें। हमने वो 5 इंजेक्शन उन्हें दिखा दिए, सारी बात समझाई। उन्होंने कहा कि अगर फ़लाँ नर्स ने ये बयान दे दिया कि ये डॉक्टर साहब मेरे साथ मिल के ये कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ही कर रहे हैं, तो तुम बच जाओगे। मैंने कहा जी वो क्यों बयान दे ये। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ एक क्लर्क होता था, सैलरी क्लर्क, डॉक्टर्स की सारों की, पूरे अस्पताल के अमले की सैलरी बैंक में जाती थी, हॉस्पिटल के अंदर ही बैंक की ब्रांच थी। तो हर बंदे की तनख्वाह अगर 50,730 रुपये है, तो हर बंदा 50,730 नहीं भी निकलवाता। वो पता नहीं क्या उसने चक्कर चलाया हुआ था, वो हर एक के ऊपर वाले 30, 67, 70 जो रुपए थे वो पता नहीं उसके अकाउंट में जाते थे, या वो कम लिखता था या क्या करता था। इस चक्कर में उसने पता नहीं कितने करोड़ गायब कर लिया ओवर द ईयर्स। अब वो पता चल गया, उन्होंने हमें ये बात सुनाई। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब 6 महीने आप जैसे एक पागल ने जो सऊदीया से आया और उसने कहा कि बस इस्लाम का झंडा मैंने उठाना है, उसने ये राज पता कर लिया और उसने आपकी तरह यहाँ शोर डाल दिया। मुझे इंक्वायरी मार्क हुई, मैं 6 महीने एंटी करप्शन के दफ्तर जाता रहा, और कभी वो इंस्पेक्टर नहीं होता था जिसने इंक्वायरी करनी है, कभी उस क्लर्क को नहीं बुलाया गया होता था, और वो एक कॉरिडोर नुमा जगह थी जहाँ मुझे बिठा दिया जाता था, जहाँ कोई ब्रैकेट फैन भी नहीं लगा हुआ था, और ख़ुद वो एसी वाले कमरे में बैठे होते थे और कहते थे कि जी आपका बंदा आता है तो आपको बुलाते हैं। तो मैं प्रोफेसर ऑफ दिस, मैं
बैठ बैठ के आ जाता था। तो 6 महीने बाद एक दिन जब मैंने उस क्लर्क को अंदर डायरेक्टर साहब के साथ चाय पीते देखा एसी वाले कमरे में, तो फिर मुझे समझ आई कि मैं 6 महीने और भी आता रहा तो मेरा केस नहीं लगना। तो आप डॉक्टर साहब आप ये चाहते हैं कि अब इन 5 टीकों की खातिर मैं एंटी करप्शन के दफ्तर के चक्कर काटूं? उठाएं, चुप करके आप पेशेंट की केयर करें। आईसीयू में आपका अच्छा डायग्नोसिस होना चाहिए और अच्छी केयर करनी चाहिए आपको। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, तो मेरे साथ जो दूसरे डॉक्टर साहब थे वो तो प्रोफेसर मार्शल चेस्ट के हो गए। उन्होंने थोड़ा सा मुझे ऐसे करके कहा कि सर मैंने आपसे कहा था कि फेसबुक की बेहतर थी। मैंने कहा खबरदार, ये सोशल मीडिया शीडिया पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जाओ तमीज़ से। हम बाहर आ गए। पुराना वाक़या ये, आज से 10 साल पहले का, शायद 12 साल पहले का। और हफ्ते के दिन की बात है ये। इतवार गुजर गया। पीर को हम दोनों अपने ऑफिस में लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। हमारे प्रोफेसर साहब आए और उन्होंने एंटर होते साथ ही 12-1 बजे का टाइम था, हम राउंड्स करके फारिग होकर आपस में बैठे हुए थे। तो उन्होंने आते साथ ही कहा कि उल्लू दे पट्ठियो इन्ना तुसी रौला पाया, मैनू भी शर्मिंदा कराया जे। वो तो ICI वालियां ने लिख के घलता कि साडे टीके ने बिल्कुल वही पाउडर है, ਜਿਹੜਾ कोई डिस्टल वाटर ਵਿੱਚ पाया ਉਹਦੇ 'ਚ कोई मसला कलर का जो डिफरेंस आया उन्हें लिख देता है। मैं उनकी शक्ल देख रहा हूँ परेशान होकर। तो मैंने ड्रार खोला, मैंने कहा सर कौन से टीके किसने एनालाइज किए हैं? मैंने कहा वही जो तुम लोगों ने पकड़े थे, उन्होंने ICI में भेजे हैं, वो बता रहे हैं मुझे सीनियर फलां साहब के वो। तो ICI ने कहा कि बिल्कुल ये इसमें यही दवाई है और ये बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं कहा सर ICI ना ब्रिटिश कंपनी है, हफ्ते और इतवार को छुट्टी होती है, आज पीर है। और ड्रार मैंने खोल के कहा, मैं कहा सर पंजो टीके थे पे ने मेरे को ने मेरी गलती क्या, मैंने टेबल पे रख दिया। मैं सर ये पड़े हुए हैं। मैं कहा हैं सारे ही रले ने। बाहर को चल पड़े। भाभी कहते हैं आराम ना बैग कम करो। वो साहब बेचारे जिन्होंने हमें कहा था कि तुम चाहते हो कि मैं 6 महीने जाके एंटी करप्शन के चक्कर लगाऊं, वक़्त गुजरा और हाईएस्ट सिविल अवार्ड से नवाजे गए। रिसेंटली चमचा इम्तियाज क्या होता है, पता नहीं, तमगा इम्तियाज होता है, जो भी होता है। रिटायर होने के बाद भी उनकी बहुत अहम जगह पे पोस्टिंग की, उनको उनकी खिदमत चाहिए, सिस्टम की खिदमत की है उन्होंने, ठीक है। और सिस्टम शर्मिंदा है कि 15 साल बाद भी मेरे जैसा भी एसोसिएट प्रोफेसर बन गया, ठीक है। उसके शागिर्द जो उस वक़्त उस वाक़े पे उसे कह रहे थे कि सर थोड़े परे कुछ नहीं होना, उन्हें कहते हैं PGR, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग्स, ठीक है। उनमें से 2-3 अब प्रोफेसर हैं, मेरे से ऊपर हैं, क्योंकि वो सिस्टम को समझते थे, ठीक। तो शायद साहब आपको मेरे तजर्बे से फ़ायदा हुआ है, आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, आप अच्छी जगह काम कर रहे हैं, ठीक है। इस मुल्क का अल्लाह ही वारिस है और वो बेहतरीन वारिस है। हमारी आवाम कहने को अवाम है,
इस कौम में सारे ख़वास ही हैं, अपनी अपनी जगह पे सभी ख़ास हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। मैं किसी को मायूस नहीं करना चाहता, किसी को एक्यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं ख़ुद मायूस नहीं हूँ। मैं अपने हिस्से की कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब के जज्बा को सलाम है, वो सही कह रहे हैं कि जब वो उसके पेशेंट के पास पैसे नहीं होते अटेंडेंट के पास, और वो कहता है मेरे बच्चे का वेंटिलेटर ऑफ कर दें, CMH में प्राइवेट सेटअप बन जाता है एक सिविलियन के लिए। लेकिन ये मैं एडमिट करता हूँ कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के मुकाबले में CMH के पैसे बहुत कम होते हैं, डॉक्टर्स के चार्जेस भी बहुत कम होते हैं, ICU के चार्जेस भी बहुत कम होते हैं। जो मेरे नॉलेज में अगर आपको चेंज हो गया तो मुझे नहीं पता। दवाई बैरल जो आती होगी बाहर से, मेरा ख्याल वो उस रेट पे नहीं लगानी पड़ती होगी जितने की वो प्राइवेट जो भी दवाई आती होगी। मेरे पास हाल यही है कि ये कौम अभी भी सूरह रहमान सुन ले, ये कौम अभी भी 3 बार अल्लाह कह के पानी पी ले। वो माँ बाप जो अपने बच्चे का वेंटिलेटर ऑफ करते फिर रहे हैं, वो अभी भी आपस में बहम शीरो शक्कर हो जाए। वो माँ बाप अभी भी अपने अपने ससुराल वालों की दिल से इज्जत करना शुरू कर रहे हैं। वो माँ बाप जो उस वक़्त वहाँ खड़े होके अपने अपने भाई, बच्चे के मामे या चाचे या ताए या फूफी या खाला के खून का या उनके जिगर का या उनके गुर्दे का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे का शायद उनसे मैच हो जाए। वो उससे पहले ही उनके साथ प्यार से रह लें। बात जब घर से बाहर निकलेगी फिर दूर तलक जाएगी। बाहर जो गिद्ध हैं उन्होंने अपना अपना रेट लगाना है, उसमें सारों ने रोजी रोटी कमानी है। इंसान एक दूसरे का मजबूर है, इसलिए कता रहमी से मना किया गया, इसलिए सिला रहमी पे हुक्म है। वो जो एक यूट्रस के लोग हैं, आप कह रहे हो कि सर जिन्होंने अकड़ के गुजार ली है वो अब क्या करें। ये अकड़ ही होती है ना जो आपस में मियाँ बीवी, चचा ताया, मामू देवर, खाला भाभी की लड़ाइयाँ करा रही है। और जब आपका बच्चा मर रहा होता है और आपको पता होता है कि इसको खून की बोतल चाहिए और इसको इसके चाचे का या इसके मामे का खून इससे मिलता है, उस वक़्त फिर आप हम्बल होते हैं कि नहीं होते। अगर वो सुन के आ जाता है और कहता है कि नहीं नहीं मैं खून देता हूँ, चाहे आपकी बोलचाल बंद थी और आपको पता है कि इसी का लगना है खून, और वो देता है खून अपना, या वो कहते हैं इसका जिगर फेल है या इसके गुर्दे फेल हैं, ये ट्रांसप्लांट करने पड़ेंगे, और मैचिंग में उसके चचा या ताया या मामू या खाला या फूफो या नाना या दादा या दादी या अम्मी या अब्बे का ही मैच हो रहा है, तो फिर आप वो लेते हैं कि नहीं लेते। तो आप उस हालत पे पहले ही ना जाएं। यही तो खुदा की इंसान को एडवाइस थी कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, आपस में फसाद ना करना। लेकिन आज से 1400 साल पहले अल्लाह कह रहा है इंसान की वजह से खुश्की नहीं पानियों में भी फसाद फैल चुका है। मैं सोचता होता था, मेरे से सवाल आप लोग तो करते ही नहीं है। मैं तो जिस वक्त बाबा जी ने ये दुआ बताई, मेरी डॉक्टरी का इल्म एक तरफ खड़ा था और जो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुझे सोचने पे मजबूर किया कि ये कैसे ठीक होते हैं, ये बीमार क्यों होते हैं इंसान, और उन्होंने एक फ़िक्रा बोल दिया सिर्फ मुझे कि नफ़रत हर बीमारी की जड़ है। मैं मुर्शद को ऐसे ही मानता था, या उन्हें मुर्शद मानता था या बाबा जी मानता था या जो भी मानता था। उस शख्स ने कोई वाज नहीं दिया, कोई लेक्चर नहीं दिया मुझे, लेकिन अल्लाह ने पता नहीं उन्हें कैसी पर्सनैलिटी दी थी कि मैं उन्हें मान गया था। मेरे जैसा बंदा जो बहुत एरोगेंट था उन्हें मानता था। मैं आज ही सोच रहा था कि ये काकियाँ मेरे सामने ही उनके साथ मैं कई बार एयरपोर्ट से उनके साथ गाड़ी में पिक करके कहीं लेके गया हूँ और वो बाबा जी के साथ अकेले कमरे में बैठ गई है, तो मुझे क्यों नहीं गलत ख्याल आया कभी, यार मैं क्या करता रहा हूँ, ये क्या होता था। लेकिन उस बंदे का ये एक फिक्रा कि नफरत हर बीमारी की जड़ है। मैंने उन्हें एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा बाबा जी ये पौधों में भी बीमारी होती है, कहते हैं हाँ। मैंने कहा बाबा जी वो भी नफरत करते हैं आपस में, कहते सोचो। मुझे पता चला ये इंसानों की नफरत है उधर भी जो ट्रांसफर होती है।
ये हज़रत इंसान की जो सोच है ना, ये जो ख्याल है हमारा, आपके हर अमल को उसने देखना नीयत, ख्याल, आपकी नीयत क्या थी, ये अल्लाह देखेगा। इंसान तो बहरहाल यही देखेगा कि इसने गैर महरम का हाथ पकड़ा हुआ है, गैर महरम को पास बैठाया हुआ है, गैर महरम इसकी गोद में चढ़ा हुआ है या चढ़ी। खुदा ने आपकी नीयत देखनी है। इस सिर्फ महरम गैर महरम से भी आगे आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपका ख्याल, उस पर तब फैसले देगा। लेकिन ये ख्याल यहाँ पर भी इतना इफेक्टिव है, ये कुन फयकून की ताकत ये रखता है और ये इफेक्ट करता है। आप फैसला कर लेते हैं, डट जाते हैं, रिसर्च करते हैं कि नहीं इस एस्प्रीन के ये सॉल्ट को मैंने देखना है कि ये एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी इसमें है कि नहीं है, और आप दुनिया को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि इसमें एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी है। वो साइंटिस्ट की कन्विक्शन उसमें बहुत रोल प्ले करती है कि वो नॉर्वे से लेके और वेस्ट इंडीज़ तक कोई भी मरीज़ खाता है एस्प्रीन का एज एंटी प्लेटलेट, तो उसके ऊपर वो एंटी प्लेटलेट इफेक्ट आ रहा होता है। जिस बंदे ने पहली बार उस प्लेटलेट इफेक्ट को डिस्क्राइब किया है या डिस्कवर किया है या एक्सप्लोर किया है या अथेंटिकेट किया है या अपनी थ्योरी को, अपने हाइपोथेसिस को मनवा लिया, ये उसका कुन फयकून है। वो हस्ती जो 1400 साल पहले, जिसकी गवाही उसके दुश्मन भी दे रहे हैं कि उसने कभी झूठ नहीं बोला, और खुदा कह रहा है कि इसके मुंह में मेरे सिवा कोई बात नहीं निकलती, उसके मुंह से सुनी हुई एक एक बात आप तक जो आ रही है, उसमें कुरान मोस्ट अथेंटिक है। कुरान कह रहा है इसमें शिफा है। और जब मुसलमान मुझे कहते हैं सर वाकई, सर सुन लूं, सर वाकई ठीक हो जाएगा, मुझे लगता है ये ब्लेस्फेमी कर रहा है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला